मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जब हमने जानकारी ली तो मैंने आपको एडिशनल बता दिए थे, जैसे क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश यही है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 61.10 या 61.11%, लगभग 2/3 है। लगभग, पूरी तरह से तो फिर 66% ही होगा, लगभग 2/3 कह सकते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, वैसे बताए तो राज्य के 12 जिले, ठीक है, लेकिन अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों की संख्या क्या है, 13। दूसरा एक मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि हम कह सकते हैं अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 13। अभी यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, 13, लेकिन उनके बीच में निवास करने वाली जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है राज्य की कुल संख्या का, 40%। अरावली के पूर्व में स्थित जिलों की संख्या कितनी रह जाएगी, रह जाएगी 20, तभी तो 33 होगी पुराने आधार पर। और इनमें राज्य की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत निवास करते हैं, 60%, वो हमने लिख लिया। इसके अलावा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हमने ये भी देख लिया कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के आधार पर देख ले तो दुनिया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मरुस्थल निकल कर आता है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल यही है, सबसे ज़्यादा विविधताएं पाई जाती है यहाँ के पशु पक्षी वनस्पतियों इत्यादि की प्रजातियों में, दुनिया में जितने भी मरुस्थल है। और से आगे हम बात करेंगे तो राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मरुद्यान। मैंने इसलिए ये मेंशन किया था कि उसके नाम में राष्ट्रीय आ रहा है, लेकिन वो नेशनल पार्क नहीं है। क्या है, अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है। कल एक क्वेश्चन आया, आप लोगों को पता हुआ RS में, राज्य का 5वां, ये घोषित किया गया अभी हाल ही में, पता होगा आपको, 2.5-3 महीने पहले ही, राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षित घोषित किया गया है। RS का पेपर दिया किसी ने, घोषित किया गया है कि करौली धौलपुर अभ्यारण्य। अभी यही नाम आया है, कोई स्पेशल नाम नहीं रखा है, यही नाम दिया गया है, परीक्षा में भी यही नाम दिया गया, ऑप्शन में भी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोगों को बताया था नदियों से एक क्वेश्चन आया था, नदियों से, ये बनास नदी है, एक नदी मिलती है यहाँ से बेड़च, और एक नदी मिलती है यहाँ से कौन सी, मेनाल, ये त्रिवेणी संगम हो जाता है। बेसिक क्वेश्चन आए थे राजस्थान ज्योग्राफी के, तो वास्तव में हद से ज़्यादा सीधे क्वेश्चन आ गए, कोई ज़्यादा इतने लेवल के क्वेश्चन आए ही नहीं। मानसून मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, वरना वहाँ से भी एक क्वेश्चन, तो हमने जहाँ तक ये पढ़ लिया था वो तो ठीक है। अब उसके आगे बढ़ जाते हैं। देखो, मरुस्थल को हम मूल रूप से बांटते हैं कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं, पहला है यहाँ पर शुष्क मरुस्थल, लिखना नहीं है, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस शुष्क और अर्ध शुष्क को किस आधार पर अपन बांट रहे हैं, आधार है वर्षा। कैसे, अगर हम शुष्क मरुस्थल की बात कर लें तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, 0 से 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितनी हो रही है औसत वार्षिक वर्षा, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 25 से 50 सेंटीमीटर, मतलब वहाँ तुलनात्मक दृष्टि से कम हो रही है, तभी तो उसको शुष्क बोल रहे हैं, इसको अर्ध शुष्क बोल रहे हैं राजस्थान के रेफरेंस में। फिर वापस यहाँ पर अगर हम चले जाएं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, अगर आप बात करो मृदा, मिट्टी कौन कौन सी पाई जाएगी, मूल रूप से एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, कौन सी, रेतीली बलुई मिट्टी। वनस्पति की बात करोगे, वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती है, समझ लो, वनस्पति में सबसे पहले घासें, और घासों को मैं स्पष्ट रूप से पढ़ा चुका हूँ 4-5 प्रकार के, और उसमें से भी एक महत्वपूर्ण कौन सी बताई थी मैंने आप लोगों को, सेवण घास। यहाँ पर लाठी सीरीज मोहनगढ़ जैसलमेर में पाई जाती है, 3 किलोमीटर चौड़ी और 60 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जलपट्टी है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है, भूगर्भीय जलपट्टी है। और यहाँ इस भूगर्भीय जलपट्टी पर ही क्या पाई जाती है,
ये सेवण घास और सेवण के साथ में 4 प्रकार की घासें और है जो मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक। और क्या मिलता है यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति के नाम पे? नागफनी, ठीक है। इसके अलावा बबूल, तो बबूल भी मिल जाता है। खेजड़ी, रोहिड़ा, ये सब यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा केर। अब अगर आप इन पौधों को या इन वृक्षों को देखो तो एक बात सामने आती है, भाई साहब ये ऐसे पौधे या ऐसे वृक्ष हैं, और उस तलीय पौधों की विशेष होती है भाई, अगर आपने पीपल की पत्ती देखी है, पीपल की पत्ती आकार में होती है बड़ी, और बड़ी होती है तो उसके वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा रहती है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। मरुस्थल में पानी वैसे ही नहीं होता है, ये पत्तियों का आकार पौधों ने धीरे धीरे क्या कर लिया, लंबे कालांतर में पौधों ने समझदारी दिखाई, पत्तियों का आकार कैसा बना लिया इन्होंने, छोटा। तो छोटा बना लिया तो वेपराइजेशन कम रहेगा, तो अपने अंदर पानी ज़्यादा बना के रख पाएंगे, क्योंकि मरुस्थल में उसी चीज़ की कमी है। दूसरा आप देखोगे कि इन पौधों की जो जड़ें हैं तुलनात्मक दृष्टि से गहराई में ज़्यादा जाती हैं, उसका कारण पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती है, तो जितने ज़्यादा ऊपर होते हैं उससे ज़्यादा नीचे होते हैं। आप नागफनी को देख लो, नागफनी काफ़ी गहराई तक, इसका 1/3 भाग ऊपर रहता है और 2/3 भाग ज़मीन के अंदर रहता है, तो कारण वही है, पानी जो है यहाँ पर कमी है, ये यहाँ पर पाया जाता है। अब अगर इधर की तरफ देख ले तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन सामान्य रूप से बोलेंगे तो कौन सी, बलुई मिट्टी यहाँ पर भी है, बलुई मिट्टी यहाँ पर ही है, लेकिन बलुई दोमट या दोमट को ही बोल देते हैं अपन सामान्य भाषा में, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति ये सब तो मिलेगी ही मिलेगी, खेजड़ी भी मिलेगी, बबूल भी मिलेगा, कोहड़ा भी मिलेगा। घासें इतनी नहीं मिलती है, और अगर घासें मिलती है तो भी उस प्रकार की घासें नहीं मिलती है। यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, विशेष प्रकार की घासें मिलती यहाँ पर इस ग्रासलैंड एरिया में, मतलब शेखावाटी क्षेत्र इसी का उपविभाजन है। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं। खूब बार परीक्षा में पूछा गया, भीड़ चरागाह है, घास के मैदान है, ग्रासलैंड एरिया है, ये कुछ एक अंतर हो जाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे देश के बारे में, तो ध्यान दोगे, लिखाना पहले नंबर पे बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। पहले थोड़ा सा 4-5 लाइनें मेरे साथ लिख लो, फिर इसके लिए आगे बढ़ेंगे, लिखना शुरू कर। विस्तार, इसका विस्तार कहाँ पर है, 5 एक जिलों में मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है, और एग्जैक्टली ये जिले जो लिखवा रहा हूँ, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर का मूल रूप से पश्चिमी भाग आ जाता है इसमें, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर का दक्षिणी भाग आता है, और जालौर, जालौर का उत्तर पश्चिमी भाग। जिले ऐसे हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा क्षेत्रों में भी आ सकते हैं, जोधपुर अर्धसूक्ष्म में भी आता है, सूक्ष्म में भी आता है, जालौर अर्धसूक्ष्म में भी आता है, सूक्ष्म में भी आता है, गंगानगर सूक्ष्म में आता है, अर्धसूक्ष्म में आता है। उनके अंदर अभी तक परिसीमन हुआ ही नहीं है, आने वाले कम से कम 4 साल तक होगा भी नहीं। ये तो मैं बोल रहा हूँ हर क्लास में, भाई अपन ने मान तो लिया कि, अभी बताओ राजस्थान का सबसे छोटा कौन सा, कहाँ से बताएं, मास्टर भी कहाँ से बता दें, क्षेत्रफल पता ही नहीं है हमें किसी का, स्प्रिंग बोर्ड में भी क्या हो गया, राजस्थान का छोटा जिला हो गया, पर क्षेत्रफल पता ही नहीं है। क्षेत्रफल किसी जिले का, अभी तो वही RS में भी बताओ, एक क्वेश्चन आया इससे संबंधित, आया कोई क्वेश्चन, कहाँ से आएगा बताओ, नहीं आएगा अभी, मैंने तो फिर भी कहा था करंट में आ सकता है, करंट में भी नहीं पूछा। क्षेत्रफल क्या भाई, कैसे पूछेगा, कारण है ना उसका, पूछने के लिए पहले पता तो हो क्षेत्रफल कितना है। हम तो वही पढ़ाए जा रहे हैं, तो भाई धौलपुर सबसे छोटा है, धौलपुर सबसे छोटा है। अब जब तक पहले पता हो, जैसे दूदू बताया उन्होंने, तो अपन को ये तो पता होगा दूदू का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ तो बता देते हैं कि भाई 30-34 या 30-33 है, और ये 38,401 का 12.66 गुना है,
एरिया पता नहीं होगा और उसके लिए ज़रूरी होता है परिसीमन। मैंने पहले क्या बताया, परिसीमन कैसे कह रहे हो आप भाई, मान के चलो ये कोई ज़िला है, अब इसमें से हो गए ये 2 ज़िले, ये टूट गया बीच में से। अब ये वाले गाँव का हाल क्या होगा जो यहाँ पर है, गाँव का क्या हिसाब किताब है। कोई नेता है जो मान लो बीजेपी का है और उसके वोट प्रतिशत यहाँ पर जा रहे हैं थोड़े से बॉर्डर वाले गाँव पे, तो वो तो यही चाहेगा इसमें आ जाए, मेरे से में आ जाएगा। इधर से इधर जीतता है वहाँ से, कोई कांग्रेसी है वो यहाँ से आएगा, कोशिश करेगा। तो परिसीमन होने में 2-5 साल लगेंगे अभी से, इसीलिए क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे। मैंने पहले भी कहा था नहीं आएंगे और अब मैं फिर कह रहा हूँ नहीं आएंगे। कम से कम 2-4-6 महीने तक अगर इसके क्वेश्चन आएंगे मात्र और मात्र करंट से आएंगे बस, इसके अलावा आपको इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बता कहाँ से देगा एग्जामिनर, स्टूडेंट क्या आयोगी लोग ही वो कर देंगे कि साहब आपने ये तो बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक है ज़िला, इसकी सीमा क्या है, कौन से ज़िले से बना रहा है क्लियरली। उस तरह से आप उसका टेंशन मत लो, है ना। अभी नहीं आएगा वो, सब नहीं हो सकता। तो ये ज़िले आ जाते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। आगे लिखोगे मृदा, 2-4 के नाम लिख लो। सेवण, सेवण के बारे में लिखा दिया ना भाई मैंने, कि बताया ये केवल लिखा भी चुका हूँ, लिखा चुका हूँ सेवण के बारे में। हाँ, बारे में मतलब ये प्रोटीन युक्त घास होती है सर्वाधिक, बस इतना ही लिखवाना है और क्या, बहुत ज़्यादा नहीं है। सेवण, बबूल, तू बबूल, तू बबूल को विलायती बबूल भी बोल देते हैं। खेजड़ी, रोइड़ा। हम्म, क्या दिक्कत है बताओ। आ जाएगा बड़े आराम से। अब इसमें से एक वृक्ष को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से को जानते हो, क्यों पढ़ेंगे वो भी पता है अपन लोगों को। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो पढ़ेंगे डिटेल में। अगला पॉइंट लिखोगे वर्षा नहीं होती है। वर्षा के आधार पर क्वेश्चन आए थे, 3-3 जिलों के सेट दिए थे, याद करो। धौलपुर, राजसमंद और जालौर। सबसे ज़्यादा वर्षा इन 3 जिलों में से कहाँ पर होनी चाहिए? धौलपुर में। दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है राज्य में अधिकांश वर्षा। धौलपुर आएगा, फिर राजसमंद आएगा और जालौर उधर उधर चला जाएगा। मैंने एक लाइन बोली, मानसून लिखवाया नहीं है, पढ़ाया भी नहीं है, खुला है, लिखाऊंगा पढ़ूंगा जब। वो सिलाना या सिलावट, सबसे पश्चिमी स्थान, गांव, क्षेत्र जो। लिख लिया भैया? हाँ, देखो एक चीज़ और मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, ये राजस्थान है। राजस्थान में अधिकांश बारिश इस वाले मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और यहाँ पर ये अरावली इसी दिशा में पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होगी कि वृद्धि होगी, यही करना था बस। धौलपुर यहाँ पर पड़ेगा, राजसमंद यहाँ पर पड़ेगा और जालौर यहाँ पर पड़ेगा। अब आगे बढ़ते जाओ तो बारिश की मात्रा में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। ये तो आंसर देना था, सिंपल। यहाँ तक लिख लिया ना। अब इसके बाद में आ जाते हैं खेजड़ी पर, अलग से नोट डाल के सेक्शन में लिख रहे हैं ना पूरे में खेजड़ी।
अब देखो जब खेजड़ी की बात कर रहे हैं तो पहली विशेषता तो क्या है, ये क्या है भाई साहब, राजस्थान का राज्य वृक्ष। और राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया इसे? 1983 में। जिस साल इसको कोडामण को राजकीय पक्षी घोषित किया उसी साल इसको क्या घोषित कर दिया? राजकीय पेड़, राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि ये क्वेश्चन अगर आएगा कौन सा, वैज्ञानिक नाम, बहुत से स्टूडेंट्स फंसेंगे इस पे। नाम है इसका प्रोसेपिस सिनेरेरिया। सिनेरेरिया। और कौन कौन से नाम हो सकते हैं ध्यान दोगे? इसका वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम सब लोगों ने सुना है, अपन लोगों ने। इसका वैदिक नाम है शमी वृक्ष, शमी के नाम से जाना। इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम कहते थे इसे जाटी। ये बेसिकली पश्चिमी राजस्थान में बोल देते हैं जाटी। पत्तियां क्या कहलाती है? धूम। और इसकी फलियां क्या कहलाती है भाई साहब? ये सारे क्वेश्चन आए, आप लोगों ने पढ़ी। दो नाम है। पीली या हरी होने पर सांगरी। सांगरी तो मिलती नहीं है आजकल। तो मिलती नहीं है मतलब 200 रुपये किलो मिलती है सब्जी, यूँ कह रहा हूँ कि वो होने को तो वही चीज़ें जैसे जामुन है। जिनके जामुन होता है गाँव में, खेत में, खलिहानों में, वैसे ही गिरते ही रहते हैं। और यहाँ आप जाके भाव पूछो, 200 रुपये किलो जामुन, बताओ। हमारे यहाँ पे जानवर नहीं खाते, वो बड़ी बात है। होते हैं अपने कहीं कहीं पर, होते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, नहीं होते तो फिर मिलते ही नहीं है, लोग खरीद के खा रहे हैं। गाँव वालों को ये लगता है ये भी खरीद के खाने की चीज़ है, तो वैसे ही होता रहता है। शहर वालों को लेना देना नहीं, उन्होंने देखी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट तौर पे 4 लोगों को बताते हैं हाँ तो सांगरी खाइए, हम अमीर हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। और सूखी होने पर की जो फलियां हैं वो कहलाती है खुक्का। हाँ बिल्कुल, मैंने तो 2-3 बार ही खाई भाई जिंदगी, ज़्यादा व्यवस्था बैठी नहीं हुई। कि इसके अलावा जो सब्जी बनाई जाती है ना, देखो एक मिक्स वेज टाइप और सब्जी बनती है, सारे क्वेश्चन आ रखे हैं तो ध्यान दे लो। मिक्स वेज सब्जी बनती है जिसमें एक ये भी डाली जाती है सांगरी भी, और उस मिक्स वेज को बोल देते हैं पश्चिमी राजस्थान में पंचकुटा। पंचकुटा में सांगरी भी डाली जाती है। अब ये बता दिया है तो ये भी बता दो। खेजड़ी वृक्ष के देवता कौन से देवता हैं? होगा जी। ये केवल इतने सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं खेजड़ी खेजड़ी से। भाई इसका राजकीय वृक्ष है, कब बनाया गया, वैज्ञानिक नाम क्या है, वैदिक नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, पत्तियों क्या कहते हैं, फलियों क्या कहते हैं, सब्जी क्या है, कौन से देवता का निवास स्थान माना जाता है। तो दो चीज़ें समझ लो, एक तो पेड़ के नीचे, और एक नदी के। जब जिंदगी से उगता जाओ ना तब ये कर लेना। तो ये गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, पेड़ के नीचे, फल वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे। का पुराना नाम है ऋजुपालिका नदी। ज्ञान की प्राप्ति हुई।
महावीर स्वामी पेड़ के नीचे नदी के बगल में, और बचपन में पापा फोटो लेके आते थे, साधु महात्मा बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और पीछे नदी बहती हुई मिलेगी। अभी वो, अब तो कैलेंडर आना बंद हो गया, ऐसे पहले आते थे, बड़ा सा कैलेंडर लेके आते थे। पेड़ के नीचे कुछ तो है, ये है पेड़ के नीचे। भाई दिन के समय पेड़ के नीचे बैठना बहुत बहुत अच्छा रहता है, तो ऑक्सीजन जनरेट करता है, और आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो आपका मगज भी ठीक, ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, प्रोएक्टिव होता है। ये कारण है। ये साधु महात्मा से लेकर सारे के सारे कहाँ बैठते थे? पेड़ के नीचे। नदी के पीछे का अभी तक वैज्ञानिक पता कर रहे हैं भाई क्या है नदी, पता लगता है, मैं बताता हूँ तुम लोग। हाँ, नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीज़न क्या होता है ना, इनके पास CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमने उसको किंवदंतियों से जोड़ दिया। क्या पेड़ इसमें क्या रहते हैं? भूत है इसमें। हाँ, का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो आदमी बीमार हो जाता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, और कहते हैं भाई इसके भूत, ये बड़ा भूत लगा है, और कोई लड़ उतार लिया। तो एक खेजड़ी से अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। और खेजड़ी पे डिटेल ज्योग्राफी से रिलेटेड, बाकी फिर गोगाजीर, गोगा नमीर, फलाना, ये बहुत सारे और क्वेश्चन बेसिकली ये है। वापस आ जाते हैं हम मरुस्थलीय प्रदेश पर। अब समझना शुरू करोगे, लिखना बंद करोगे। देखो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जब हम बात करते हैं, देख लिया भाई बारिश क्या हो रही है, कितनी हो रही है, कौन सी वनस्पति मिल रही है, सब बेसिक बेसिक। लेकिन हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक तो है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो मैं बता दूंगा बाद में, पहले ये एक बार देख लेते हैं। बालूका स्तूप प्रदेश लिखना नहीं है, समझते जाओ। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश की अगर हम बात करें, बालूका स्तूप से ही पता लग रहा है, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले पाए जाते हैं बेसिकली, इसलिए उसको बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। अब देखो, इनका शुष्क मरुस्थल में इसका विस्तार कितने प्रतिशत है, याद रख लेना, 48.50%, सीधे सीधे। और जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, वो 100 में से घटा दो, 51.50%। क्लियर हो गया? टोटल 100%। ये कितना है? 48.50। अब बालूका स्तूपों की बात करते हैं कि भाई खूब सारे रेत के टीले पाए जाते हैं, तो किस किस आकार के, किस किस तरह के रेत के टीले? पहले प्रकार के रेत के टीले की बात करेंगे। पहले प्रकार के रेत के टीले कहलाते हैं, ये है पवनानुवर्ती। नाम से पता लग रहा है जिधर की ओर हवा बह रही है ना, उधर ही की ओर बनते जा रहे हैं, ये पवन के अनुवर्ती हैं, उसके पीछे पीछे चलने वाले। और इन्हीं को दूसरी भाषा में बोला जाता है अनुदैर्ध्य बालूका। कैसे बनते हैं समझो। ये तो है रेत के टीले, और इनके मध्य हवा चल रही है, तो जिधर की ओर हवा चल रही है उधर ही की ओर बनते जा रहे हैं। ये ये वो टीले उधर ही की ओर बनते जा रहे हैं। ये इधर की ओर थोड़े से टिल्टेड होते हैं, हवा की तरफ ही टिल्टेड होते हैं। अब मैं तो पेंटिंग नासू करता हूँ तो वो दिख नहीं पा रही है मेरे अंदर की कला, वरना नहीं है, ये ऐसे होते। अब दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा बनते कहाँ पर है, कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा बनते हैं? ऑब्वियसली जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बनते हैं। दूसरे प्रकार के रेत के टीलों की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो दूसरे प्रकार के रेत के टीले यहाँ कौन से हो जाएंगे? पवना विमुख। पवना विमुख का मतलब पवन की दिशा के अपोजिट साइड विमुख, या इन्हीं को बोल देते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं, ये समझो। पहली बात तो, कोई हर्डल आ जाता है ना, कोई बाधा, वो कोई ऊंचा टीला हो सकता है, उसके पास में बन सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई दीवार आ गई या पेड़ों की कोई श्रृंखला आ गई उसके आसपास में। ये मान लो कोई भी अवरोध है,
हवा चल रही है यूं इधर की ओर, और ये पेड़ के टीले जो है रेत के टीले बनते हैं इनके या तो समकोण पर और या इनके विपरीत दिशा में बढ़ने वाले, मतलब पवन किसी अवरोध के कारण पवन की दिशा के समकोण या विपरीत दिशा में बनने वाले रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, पवनाभिमुख या अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ रेत के टीले। और ये भी सबसे ज्यादा कहाँ पर बनते हैं, अगेन जैसलमेर में बनते हैं। वैसे भी थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार अगर किसी एक जिले का नाम पूछेगा तो अपन जैसलमेर ही करेंगे। तीसरे प्रकार के और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर सबसे ज्यादा आए, नाम लिखते ही समझ जाओगे आप लोग भी, ये है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लो भाई। पहली बात तो ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले है ना, ये मरुस्थल के प्रसार के लिए, फैलाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो ये फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, मरुस्थल को फैलाते जा रहे हैं। क्या है ऐसा इनमें, यूं समझो कि अगर हम चले जाएं आकृति पर तो अर्धचंद्राकार होती है इनकी आकृति, ठीक है। अब अर्धचंद्राकार आकृति होती है, इनको एक नाम से जाना जाता है, ये नाम से शायद ही राजस्थान की कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें नहीं पूछा गया है। इन्हें कहा जाता है बरखान, या कई बार बोल दिया जाता है बरतछान। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को, बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, बरखान या बरतछान के नाम से जाना जाता है। एक बात, ये टीले मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, लेकिन ये सुंदर बहुत होते हैं, बहुत क्या सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं ये, और इसलिए पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोग विदेशों तक से देखने आते हैं अपने राजस्थान में, ठीक है। अपन में से किसी ने भी ये टीले नहीं देखे मेरे अलावा, बड़ी इंडियन क्या कर रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो रेत के टीले होते हैं ना, ये रेत के टीले होते हैं बेसिकली, उनकी आप इमेज देखोगे ना जैसे गूगल पे, तो घोड़े की नाल होती है ना, ऑलमोस्ट उस शेप के होते हैं ये रेत के टीले। दूसरी इनके साथ एक दिक्कत होती है, बहुत तेजी से स्थान परिवर्तित करते हैं, जगह यूं ही बदलते हैं। 2 घंटे अभी यहाँ पर बने हुए हैं 15-20, 2 घंटे बाद अगर तूफान आया साफ पूरा मैदान दिखेगा, यहाँ पर 5 किलोमीटर आगे मिलेंगे ऐसे। उससे क्या होता है, इसी वजह से ये मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है कि तेज़ी से चले जाते हैं आगे। एक बात। दूसरी, मान लो भाई ये कोई बरखान है, ठीक है, इसकी एक भुजा हो गई समाप्त, ये वाली बरखान की एक भुजा समाप्त होने पर ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सीफ। और ये बता दिया तो बीच में कि ये भी याद आ गया है, ये कोई से भी रेत के टीले हों भले ही, रेत के टीलों के बीच में से जो ऊंटों का झुंड गुजरता है, समूह गुजरता है, काफिला गुजरता है, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गासी। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो नहीं आता है वो ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप लोगों को नहीं आते हैं क्वेश्चन तो आते हैं, ये बोल रहा हूँ। तो गासी क्या है, रेत के टीलों के मध्य से होकर गुजरने वाले ऊंटों के झुंड, काफिले, समूह क्या कहलाते हैं, गासी। सीप, बरखान की एक भुजा समाप्त होने पर वह क्या कहलाता है, सीप। अब क्योंकि मैंने बताया सुंदर बहुत होते हैं और इसीलिए सुंदरता ही खतरनाक होती, ध्यान दो। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है समझो, 4-5 जगह के बरखान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान, भारत, एशिया तो बोले नहीं रहा मैं, दुनिया में से देखने आते हैं लोग इनको। पहली जगह तो कौन सी है, पहली और सबसे फेमस जगह है, कभी जिंदगी में मौका लगे तो जाना यहाँ पर, नाम है भालेरी। भालेरी पड़ता है चूरू में। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा फलौदी और ओसियां, ये पढ़ते हैं कहाँ पर, जोधपुर। तीसरी जगह का नाम सबने सुना है, देशनोक। चौथी जगह का नाम अभी थोड़ी देर पहले सुनाया मैंने, मोहनगढ़, जैसलमेर। इन जगहों के फेमस है ये। और 5वीं जगह का नाम है कहाँ पर, सूरतगढ़। ये 5 जगह के सैंड ड्यून्स है ना, कौन से वाले, ये वाले, ये बहुत फेमस है। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ के
पालेरी के। तो चीज़ याद रखना, तीन प्रकार के आकार में तो देख लिए, बाकी के तीन प्रकार के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता जरूर देता हूँ। चौथे प्रकार के रेत के टीले नाम से पता लग जाएगा क्या है, ये है तारानुमा। बस यही है जो भी है, मतलब इसमें लिखाने का कुछ नहीं, छोटे आकार के होते हैं, पूरे मरुस्थल में कहीं पर भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना तारा उटपटांग बनेगा, तो वो बढ़िया बन जाए तुम बना लेना। ये तारानुमा, तारा ठीक से बन नहीं पाया है। पांचवा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों, इसका नाम है शब्र काफिज। ये कभी कभार आ जाता है। देखो वैसे तो जो अरब का मरुस्थल है ना, अरब का मरुस्थल अरब प्रायद्वीप पर सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा विस्तार है, वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ से इन्होंने शब्द उठा लिया है शब्र काफिज। और शब्र काफिज का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ऐसा खास। बात यह है, पेड़ों के तनों और झाड़ियों के नीचे पास में बनने वाले छोटे छोटे आकार के विभिन्न आकृति के रेत के टीलों को ही क्या कहा जाता है, शब्र काफिज कहा जाता है। खत्म। और इसके अलावा छठे हैं हेयर पिन, हेयर पिन, हेयर पिन रेत के टीले। अब ये हेयर पिन के आकार के अपने पर्स है या मदर है अपने बालों में लगाती है ना हेयर पिन, वही हेयर पिन के आकार के रेत के टीले होते हैं। ठीक है, और कई मामलों में ऐसा बोला जाता है, इस पर रेट लग चुकी है इसलिए मैं तो नहीं ऐड करूंगा, तुम लोग करो तो कर लेना, और अगर क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं आया हेयर पिन तो फिर वो कर देना, बाद बाकी ये गलत माना गया है। कौन से अनु दैर्ध्य रेत के टीलों का आकार भी कैसा होता है, हेयर पिन के समान होता है, मान सकते हैं काइंड ऑफ। ये अपन ने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़े, उसमें 5-7 प्रकार के रेत के टीले पढ़ लिए, इनमें से भी मूल रूप से वो शुरू के 3 है ना वो इंपॉर्टेंट है, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल दे दी मैंने आपको, कौन सा है, बरखान या परच्छान। पेज पे पीछे आते हैं और लिखना करेंगे शुरू। आखिरी लाइन क्या लिखी थी ये बताओ। ठीक है खेजड़ी, अब लिखोगे, ये थोड़ी लिखा है कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है, लिखोगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरे रुको रुको, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। और पहले नंबर पे ये लिखोगे जो लिख रहा है ऊपर ऊपर, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और परसेंटेज भी लिख लेना इसकी 48.50। दूसरे की याद करने की जरूरत नहीं है, 51.50 वैसे याद हो जाएगी। बालू का स्तूप प्रदेश 48.50%। ठीक है, इसमें होगी राज्य में निम्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, राज्य में निम्न प्रकार के बालू का स्तूप। भाई बालू का स्तूप का मतलब तो समझ जाओगे ना, रेत के टीले बेसिकली, और कुछ तो नहीं है, बस उनको थोड़ा सा सभ्य भाषा में बोल रहे हैं बालू का स्तूप। राज्य में निम्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और पहले नंबर वाला लिखो, पहले लिखना है, अभी बनाना नहीं है, स्ट्रक्चर में बोलूँ तब बनाना। पहले नंबर वाले हैं पवनानुवर्ती, को देखो नीचे वालों को बोल रहे हैं पवना विमुख, और उनको एक नाम और देते हैं पवना अभिमुख। अभिमुख मतलब उनकी तरफ मुख है, और विमुख मतलब उससे विपरीत दिशा में। पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, एक लाइन लिखनी है बस, ज्यादा नहीं लिखना इसमें। लिखोगे पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवन की दिशा के समानांतर पैरेलल, पवन की दिशा के समानांतर, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले रेत के टीले, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले रेत, ब्रैकेट में लिख लेना सर्वाधिक जैसलमेर, सर्वाधिक जैसलमेर। और ये पहले नंबर वाला स्ट्रक्चर बना लो उधर ऊपर ऊपर कोने में,
नहीं, अपने हिसाब से हवा चला दो और बना दो वहां पर। पेपर मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, टफ तो नहीं कहूँगा। पिछली बार वाला ज़्यादा अच्छा था, इस बार तो हल्का। इन्होंने अब की बार पॉलिटिकल साइंस बड़ी गजब दी, शानदार ही दे दी। मतलब दो चार क्वेश्चनों, हार्ड नहीं है, लैंग्वेज बड़ी बहुत अलग लेवल की दी। दो तीन चार क्वेश्चनों कैसे टच कर गए, प्रॉपर आधे पन्ने पे उन्होंने लैंग्वेज दी। इसका ज्योग्राफी का औषधि वाला, ओके, वो मॉर्फिन वगैरह, मॉर्फिन ही हो। वो तो मेरे को वैसे भी पता था, ये पता था कि मैंने फार्मा कर रखा है, फार्मेसी कर रखी, तो ड्रग्स का वैसे भी आइडिया है कि कौन, वैसे भी बाकी जिन्होंने नहीं भी कर रखा है उनको पता है मॉर्फिन क्या काम आता है। वो बेसिकली रिलैक्सटेंट है, मतलब आदमी की बॉडी को शिथिल कर देता है। हम बीमार होते हैं, खांसी होती है तो क्या दी जाती है, कफ सिरप। सोचा है क्यों दी जाती है? कफ सिरप में क्या आता है, और एल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा आता है। एल्कोहल लेता है आदमी, सुन्न हो जाता है। जो नहीं ड्रिंक करता है, जो ड्रिंक करता है वो तो फिर दो तीन शीशियाँ पीता है। कोविड के टाइम को याद कर लो, फॉरेक्स पे रोक लगा दी थी सरकार ने किसी टाइम पे, आज के 5-7 साल पहले। तो उसमें सबसे 60% मात्रा दे रहे थे किसकी, एल्कोहल की। उस वजह से जिनको नहीं मिल पा रही है कफ सिरप की, कौन ही मना करता है, दुकानदार भी ले जाओ तो बोतल फॉरेक्स, वो आराम से चल रहा था। मॉर्फिन भी वही काम करता है, बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है, शिथिल कर देता है दिमाग को भी, और दिमाग शिथिल हुआ बॉडी भी शिथिल जाते हैं। खांसी में भी वही काम होता है, एल्कोहल ज़्यादा होता है तो हम सो जाते हैं, सोएंगे खांसी कहाँ से चलेगी, नींद में चले गए उसके बाद, रेयरली कम चलती है, और इसलिए उसको आराम पड़ता जाता है, इसीलिए दिया जाता है। ये लिख लिया, तरह लिखो, पवनाभिमुख या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवनाभिमुख या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और इसमें भी पहले एक लाइन लिख लो, किसी अवरोध के कारण, किसी अवरोध के कारण, किसी अवरोध के कारण पवन की दिशा के विपरीत ऑब्लिक समकोण पर, किसी अवरोध के कारण पवन की दिशा के विपरीत ऑब्लिक समकोण पर, पवन की दिशा के विपरीत ऑब्लिक समकोण पर, समकोण पर बनने वाले रेत के टीले। अरे समकोण समझते हो ना, ये कोई दीवार है 90 डिग्री एंगल, और अगर ये टीला यहाँ पर बन रहा है तो इससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है बेसिकली, ऐसा करके पवन की दिशा के समकोण पर क्या बनने वाले रेत के टीले। ये भी लिख लो, सर्वाधिक जैसलमेर, और वो दूसरा वाला डायग्राम बना लो। यही अच्छी आई थी बस, और तो सब बेसिक ही थी। एक के कुछ एक क्वेश्चन बस, बाकी इकोनॉमिक्स के दो सबके बहुत अच्छे। करों ने नहीं सुने बहुत सारे, और मुद्रा स्फीति, मास्टर ने सुनी, मास्टर ढूंढते कहाँ है, बाकी अच्छे। अब देखो कोई भी पेपर होता है ना, तो मोटे मोटे तौर पर 10-12-15 क्वेश्चन तो एग्जामिनर ये दिखाने के लिए लेवल के देता है कि तुमसे ज़्यादा ही है मेरा लेवल, और आगे भी ज़्यादा ही रहेगा। ये चक्कर में मत रहना कि मेरे को 150 के 150 क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे।
एग्जामिनर कभी करेगा ही नहीं, बार बार आपको लेवल दिखाता है कि तुम्हारा और मेरा लेवल अलग है और अलग ही रहेगा। मैं एग्जामिनर हूँ, तुम कैंडिडेट हो, बताता है। और ऐसे ही क्वेश्चनों से बताता है। है वो बेसिकली कोर मुद्रास्फीति सुना है कभी? कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन किसी ने नहीं सुना, टीचर्स तक ने नहीं सुना। मैं खुद ने भी अभी सुना है थोड़े दिनों पहले, इसलिए उसने दे दिया। बहुत अच्छा, ये बना लिया। थर्ड वन इज, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पे वो क्या बनाते हो तुम, स्टार या वेरी इंपॉर्टेंट जो। ऐसी कोई योजना नहीं। देखो, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अब इसमें लिखते जाओ। देखो आकार तो लिखाना ही नहीं है, आकार तो बनाएंगे अभी, लेकिन लिखो इन बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में, इन बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में बरखान ऑब्लिक बरतछान, लिखा हुआ है बोर्ड पर, बरखान ऑब्लिक बरतछान कहा जाता है। इन बालू का स्तूप स्थानीय भाषा में बरखान ऑब्लिक बरतछान कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाओ, फिर और लिखेंगे इसके बारे में। जैसा भी बन जाए, आधा चांद उठ पटांग, क्या ही फर्क पड़ता। हाँ भाई, बना लिया, लिखोगे ये बरखान, ये बरखान मरुस्थलीकरण, ये बरखान मरुस्थलीकरण ऑब्लिक मरुस्थल के प्रसार के लिए, मरुस्थल के प्रसार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। मरुस्थल के प्रसार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। मरुस्थल के प्रसार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि, कंटिन्यू करो, क्योंकि यह तेजी से स्थान बदलते हैं, क्योंकि ये तेजी से स्थान बदलते हैं, तेजी से स्थान बदलते। अगला पॉइंट, बरखान की एक भुजा समाप्त होने पर, बरखान की एक भुजा समाप्त होने पर इन्हें सीफ कहा जाता है। बरखान की एक भुजा समाप्त होने पर इन्हें सीफ, लिखा हुआ है बोर्ड पर, सीफ कहा जाता है। नोट डालो और लिखो। रेत के टीलों, कोई से भी हो सकते हैं, ये अतिरिक्त लिख पा रहा हूँ। रेत के टीलों के मध्य से होकर गुजरने वाले, रेत के टीलों के मध्य से होकर गुजरने वाले, रेत के टीलों के मध्य से होकर गुजरने वाले ऊंटों के समूह, काफिले या झुंड, रेत के टीलों के मध्य से होकर गुजरने वाले ऊंटों के समूह, काफिले या झुंड को गासी कहा जाता है। याद रखना, गासी लिखा है, खासी है तो जनजाति है, और गासी है तो ये है। खासी, गारो, खासी और जैंतिया,
ये कहाँ की जनजातियां? मेघालय की। और ये है गासी। देख लिया। अगला पॉइंट, बरखान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। बरखान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बरखान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य के कुछ प्रमुख क्षेत्र बरखान के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य के कुछ प्रमुख क्षेत्र बरखान के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य के कुछ प्रमुख क्षेत्र बरखान के लिए प्रसिद्ध। और ये जो लिखे हैं अपन ने नाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, वो लिख डालो ऐसे कैसे: भालेरी, चूरू, फलोदी, औसिया, जोधपुर, देशनोक, बीकानेर, मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है, पहले बोला, वापस बोल रहा हूँ, भालेरी। अगर सिंपल सा है तो बेसिक क्वेश्चन। ज्योग्राफी क्वेश्चन ढंग के आए ही नहीं है, सही बात तो ये। बट राजस्थान के तो, अब राजस्थान में वो मेनाल, वेडस और बनास का आया था, बेसिक थे। राजस्थान में एक वो आया था, राष्ट्रीय केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? जोरबीड़, बीकानेर। वो तो उसमें तो केवल बीकानेर ही लिख रहा था, मतलब जोरबीड़ में है। काफी बार छोटी छोटी परीक्षाओं में भी आ रखे हैं। एक माई बजाज सागर बांध वाला आया था, कौन कौन से राज्यों का कोलेबोरेशन है उसमें? माई बजाज सागर बांध में 2 राज्यों का कोलेबोरेशन है, राजस्थान और गुजरात। हाँ भाई, लिख लिया। यहाँ तक लिख लेने के बाद में बीच में मैंने एक शब्द बोला है, तो उस शब्द को डिकोड कर लेते हैं। शब्द क्या है? मरुस्थलीकरण। एक शब्द की एक लाइन की परिभाषा उसकी, लेकिन लिखना जरूरी है। पता तो हो मरुस्थलीकरण होता क्या है। मैं कह रहा हूँ मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन होता क्या है तो। देखो, मरुस्थल के प्रसार ऑब्लिक फैलाव को ही, मरुस्थल के प्रसार ऑब्लिक फैलाव को ही मरुस्थलीकरण, मरुस्थल के प्रसार ऑब्लिक फैलाव को ही मरुस्थलीकरण कहा जाता है। मरुस्थल के प्रसार ऑब्लिक फैलाव, प्रसार, फैलाव, विस्तार, मरुस्थल के प्रसार ऑब्लिक फैलाव को ही मरुस्थलीकरण कहा जाता है। इसे निम्न नामों से जाना जाता है। मार्च या मार्च पास्ट, मार्च पास्ट जानते हो ना, वही परेड करते हैं, सैनिक करते हैं, मार्च पास्ट वही। और दूसरे तरीके से बोलेंगे तभी भी मरुस्थल परेड। हाँ? एक साथ बोल रहे हो तो समझ। चतुर चुकंदर श्री गंगानगर में तो बनती है। हाँ, चुकंदर वाला आया था सही। बेसिक से क्या पता है, मैं तो ऐसा अपन को आते नहीं, से ही तुरंत छोड़ देते हैं। मैं गलत होने की संभावना नहीं है, 5वां गोला ही भरा तुरंत। मैं थोड़े लाइन से भर दिए 5 गोले, टाइम खराब करना है, वो कैलकुलेट करके भी गलत ही करूँगा।
तय करूँ ही ना, उनको टाइम तो बचे। वायु घाटियाँ क्या है समझ लो, इम्पोर्टेंट है। देखो हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में ये रहा क्या, अरावली। अरावली के दो स्थान आप अगर देखो, समझ लो इसको, इम्पोर्टेंट है वायु घाटियाँ क्यों। मध्य अरावली के दो क्षेत्र हैं, कौन कौन से दो क्षेत्र हो गए, ये तो है अजमेर से कौन सी जिला अलग हुआ है, अजमेर, ब्यावर, और ये है सांभर। पश्चिम की ओर रेगिस्तान है, पूर्व की ओर मैदानी प्रदेश है, और बीच में आ जाता है अरावली। यही तो बात है। वायु घाटियां वो गैप है अरावली के बीच का जिसके माध्यम से मरुस्थल का प्रसार लगातार किधर से किधर की ओर, पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर हो रहा है। कैसे, सांभर और ब्यावर के बीच में देखोगे तो इतना बड़ा गैप आ गया अरावली पे कि वहां पर पहाड़ियां है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि थी, नहीं थी, फिर कहाँ चली गई, खुद दी, उड़ा दी, घर बना लिए। कुल मिला के माइनिंग की वजह से पूरे के पूरे पहाड़ ही खत्म कर दिए। राजस्थान के एक जज थे शिव कुमार शर्मा, वो 20 साल पहले आए थे और अभी थोड़े दिनों पहले आके गए। उन्होंने कहा यहाँ पहाड़ हुआ करता था कि पहाड़ जैसी चीज़ कैसे गायब हो सकती है आने उम्र में, ऐसे हुआ करती है, पहाड़ ही खा गए पूरा खोद के। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र में गैप बन गया। अब जब भी पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर हवाएं चलती है तेजी से, तो अच्छी खासी मात्रा में धूल को उड़ाकर लेकर आती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण समझ लो आप, वर्ष 2009 को तो ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी 14-15 साल पहले की बात है। 2009 में जयपुर के पश्चिमी भाग के सैंपल लिए गए हैं, तो मरुस्थल यहाँ तक आ चुका है। आप अगर यहाँ से आप इवन खाटू श्याम जी के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा चौमू से आगे की मिट्टी कैसी है, रेतीली मिट्टी है बिल्कुल। यहाँ तक आ चुका है मरुस्थल गैप की वजह से। और अगर स्थितियाँ ये चलती रही तो यहाँ पर बन जाएगा जोधपुर जैसलमेर। ये वो वायु घाटियाँ जिनके माध्यम से रेगिस्तान का प्रसार लगातार पश्चिमी राजस्थान से, कौन से राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की ओर हो रहा है। याद रखना, एक वायु घाटियों का विस्तार मूल रूप से कौन कौन से स्थानों के मध्य है, सांभर से लेकर ब्यावर। ब्यावर भी अजमेर में, सांभर तो आप जानते हो सांभर गैप क्या है, ठीक है, ये वाला मामला है। देखो इसमें पहले लिखोगे फिर बना लेना इस। अजमेर के ब्यावर से लेकर, अजमेर के ब्यावर से लेकर सांभर, अजमेर के ब्यावर से लेकर सांभर तक का वह भाग, सांभर तक का वह भाग जहां अरावली का विस्तार नहीं है, जहां अरावली का विस्तार नहीं है। वायु घाटियां कहलाता है, वायु घाटियां कहलाता है, कंटिन्यू करो। इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से मरुस्थल का विस्तार, इस क्षेत्र से मरुस्थल का विस्तार पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर हो रहा है। और वापस से 3 पे और आ जाओ, ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस तारानुमा में कुछ भी नहीं लिखना है, बना लो ये तारानुमा, बाकी एक लाइन लिखवा दूंगा। मेरे पे नहीं बना तारा, ठीक बहुत बना लो, तारे जैसा होता है इसलिए तारे नुमा बोलते। अच्छा बनते कैसे हैं वो लिखवाएंगे।
ऐसा है पेड़ की झाड़ियों के किनारे तारे की आकृति में, मतलब जिसकी 4 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं ना, उसको ये लोग क्या बोल देते हैं कि भाई तारे की आकृति का रेत का टीला है। देखोगे, बना लिया, अब लिखो। झाड़ियों एवं वृक्षों के तनों के सहारे, झाड़ियों एवं वृक्षों के तनों के सहारे, झाड़ियों एवं वृक्षों के तनों के सहारे तारे की आकृति में बनने वाले, तारे की आकृति में बनने वाले रेत के टीले। अब ये कहाँ पर बनते हैं? ये पूरे के पूरे राजस्थान रेगिस्तान में बनते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, छोटे छोटे होते हैं जो वाकई इतने से हाथ के ही बराबर होते हैं, इतने से भी बन जाते हैं। फिर ये नहीं कह सकते, कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक नहीं पूछा कि तारानुमा कहाँ पर बढ़ते हैं। उसका कारण है, इनमें से ज़्यादा पूछेगा ना, मैं आपको आज बता दूं, और आप भी जानते हो कौन सा ज़्यादा पूछता है, बरखान या बरच्छान ही पूछता है घूम फिर। वही एक है जो सेंसेबल बनता है पूछने के भी यहाँ पे। वैसे तो अब जैसलमेर में भी बन जाएंगे, जहाँ पर जोधपुर का सेंस ये जाता है। देखो जोधपुर में क्यों ज़्यादा बनते हैं, ये जोधपुर है, यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो जैसलमेर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, अर्धशुष्क और शुष्क दोनों मरुस्थलों का विस्तार है। जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है शुष्क मरुस्थल में, और अर्धशुष्क मरुस्थल आता है इधर वाला पूर्वी भाग अर्धशुष्क मरुस्थल में आता है। भाई साहब मामला ऐसा है कि यहाँ इन वाले क्षेत्रों में मिल जाते हैं। कारण क्या है, यहाँ से मरुस्थल शुरू ही होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से वृक्षों की या झाड़ियों की थोड़ी सी संख्या है, यहाँ पर जाते जाते तो कम होती जाएगी वो, इसलिए इनके सहारे बन जाता है। और बाकी जहाँ पर भी पेड़ मिलेंगे वहाँ पर बन जाए। अगला लिख लो, शब्र काफिज। अब शब्र काफिज में देखो कोई विशेष आकृति नहीं होती, वहां पर तो लिख ली तारे की आकृति, और यहाँ पर बस वही हटा देना है, शब्र काफिज। देखो मुख्यतः इस प्रकार के रेत के टीले मुख्यतः इस प्रकार के रेत के टीले अरब के मरुस्थल या अरब मरुस्थल, कुछ भी लिख लो। मुख्यतः इस प्रकार के रेत के टीले अरब मरुस्थल में पाए जाते हैं, अरब मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसी में, ये छोटे एवं विभिन्न आकार के रेत के टीले हैं, छोटे एवं विभिन्न आकार के रेत के टीले हैं, छोटे एवं विभिन्न आकार के रेत के टीले हैं जो वृक्षों एवं झाड़ियों के वृक्षों एवं झाड़ियों के सहारे बनते हैं, तो वृक्षों एवं झाड़ियों के सहारे बनते हैं।